हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम साइंस जूनियर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस पेपर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन। इन सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। इनमें से कौन 2 धीमे दहन को प्रदर्शित करते हैं? ठीक, तो लोहे पर जंग लगना, ठीक, और श्वसन, ये 2 जो हैं धीमे दहन को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। लोहे पर जंग लगना और श्वसन दोनों ही रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं धीमी गति से होती हैं, इसे मंद दहन प्रक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, श्वसन और लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग खुले स्थान पर ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लगता है। और एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बताइए, जंग लगने पर उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? जंग लगता है, उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे पर अगर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जंग लगने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, इस चीज की मात्रा अगर होती है ऑक्सीजन और जल, तब लोहे पर जंग लग जाती है। और लोहे पर जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं या इस तरीके से, ताकि एक इंसुलेशन हो जाता है, तो उससे एयर और जल का जो कांटेक्ट है वो लोहे पर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जंग नहीं लग पाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, कोशिका भित्त वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है। कोशिका भित्त वाला, ये ध्यान रखना कि कोशिका भित्त वाला बात की जा रही है। तो ये क्या है? जीवाणु है। जीवाणु क्या है? कोशिका भित्त वाला सबसे छोटा सजीव है। इसमें देखिए, जीवाणु एक कोश की जीव है। इसका आकार लगभग कुछ मिलीमीटर है। ये अकेंद्रिका कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है, जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह मिलते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका मुख्यतः किसके बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो है जीवाणु की कोशिका किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। सेल्यूलोज क्या है? एक बहुत जटिल पदार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कोशिका भित्त वाला सबसे छोटा सजीव जीवन जो है जीवाणु है, और जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्त होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इनका जो कोशिका भित्त है वो अकेंद्रित होता है। अकेंद्रित कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्त जो है अकेंद्रित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है, जब सीएनजी और एलपीजी का पूर्ण दहन होता है, तब उत्पाद क्या बनते हैं? तब उत्पाद बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो, सीएनजी और एलपीजी दोनों का पूर्ण दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यह एक प्राकृतिक गैस है, इसमें हाइड्रोकार्बन होता है। और एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सीएनजी और एलपीजी। आगे हम लोग बढ़ते हैं
तो सीएनजी एलपीजी का पूर्ण दहन करने पर क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी की डैश योग्यता, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थी की योग्यता की परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। देखो, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं, कॉन्सेप्ट को, समझ को व्यवहार में लाने की योग्यता की परीक्षण पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अब देखिए, ऊष्मीय मान क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्ण दहन करने के लिए, पूर्ण दहन करने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मीय मान कहते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम ईंधन को पूरे तरीके से दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा की जो मात्रा है उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं ऊष्मीय मान। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? एल्कोहल ये क्या है? ये है शराब। ठीक है, क्या है? शराब। एल्कोहल क्या है? शराब है। शराब में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। आपको याद होगा कि ये जो है, जैसे गन्ने का रस और महुआ, इस तरीके की चीजें हैं जो आपका किण्वन के थ्रू इनसे शराब बनाई जाती है, एल्कोहल बनाई जाती है। उस अपक्रिया को, जो अपक्रिया होती है, उसको किण्वन बोलते हैं। और उस अपक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किण्वन एक ऐसी जैव रासायनिक अपक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। गन्ने के शक्कर, ठीक है, इस तरीके से गन्ने के शक्कर हो गया, महुआ हो गया, कई सारी चीजें हैं जिससे जो है आप शराब बना सकते हैं। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से शराब बनती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, विज्ञान के शिक्षण की परियोजना पद्धति जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड को। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है परियोजना मेथड है, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। किलपैट्रिक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। विज्ञान की शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। और इसमें क्या है, इस परियोजना का जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। और तथा थॉमन और लैंग के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो ये सिंपली ये ध्यान में रखना है कि परियोजना पद्धति किसके द्वारा दी गई है? ये किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। और इसमें इसकी क्या सीमा है? इसकी सीमा यह है कि यह विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। इसमें विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में शारीरिक और मानसिक कार्य करना पड़ता है, यह इसकी सीमा है। किसकी? प्रोजेक्ट मेथड की। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन में देखिए, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। योगात्मक आकलन, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। विज्ञान में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि और उनकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। अधिगम क्षेत्रों में जो कठिनाइयां हैं उसके निदान के लिए ध्यान देना चाहिए। इस विज्ञान के योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए कि विद्यार्थियों के अधिगम में कठिनाई वाले क्षेत्रों का पहचान और उसका निदान करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, आहारी रेशे, आहारी रेशे क्या है? तो इसमें देखिए, आहारी रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे एक तरीके से जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल तो ऐसा होता है जो आपका आसानी से पच जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो रेशे टाइप का उसमें मतलब एक तरीके का भाग होता है जो अपाच्य होता है लेकिन पचने में बहुत सहायता करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग आहारी रेशे बोलते हैं। उसको रुक्षांश भी कहते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं, जिसको सिंपली आप कहते हो फाइबर खाते हैं। फाइबर भी थोड़ा होना चाहिए खाने में। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, फाइबर का मतलब कोई वैसा प्लास्टिक की चीज नहीं है। फाइबर मतलब इसमें जो खाना हम लोग खा रहे हैं तो खाने के साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपका फाइब्रिक हो, जो उस तरीके से हो कि पचाने में हेल्प करे। ठीक है, आहारी रेशे, आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशों के तत्व को कहते हैं। ये पौधों में मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया में सुचारू रूप बनाने में अति आवश्यक योगदान करते हैं। ठीक है, आहारी रेशे को रुक्षांश नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशे को रुक्षांश नाम से भी जाना जाता है। तो इतना समझ लीजिए, आहारी रेशे खुद तो नहीं पचते हैं लेकिन भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और आहारी रेशों को ही रुक्षांश कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होता है? आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। इस तरीके से देखिए, इसमें दोनों के दोनों जो है आपकी घटती है। इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो सी होगा। उत्पादित ध्वनि का जो तारत्व है वो घट जाता है और प्रबलता ये भी घट जाती है। ठीक है, तो ध्वनि ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है, तारत्व निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, और आवृत्ति जो निर्भर करती है, आवृत्ति उसकी लंबाई पर और उसके टेंशन पर, इस कई सारी चीजों पर उसकी निर्भर करती है। ठीक है, आवृत्ति जो है लंबाई पर निर्भर करती है और उसके टेंशन पर निर्भर करती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका एम होना चाहिए और ये आपका होना चाहिए। इस तरीके से है, इसका डिपेंडेंसी है आपका। तो ध्वनि की तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि का तारत्व भी अधिक होता है, तथा कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि का तारत्व कम होगा, और ध्वनि का तारत्व कम होगा तो उसकी प्रबलता भी कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अतः किसी ध्वनि की आवृत्ति कम घटती है तो उसका आयाम बढ़ जाता है। आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है और उससे उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घट जाते हैं। तो आयाम क्या होता है? आयाम तो बढ़ जाता है, आयाम बढ़ता है, लेकिन उसकी तारत्व और प्रबलता दोनों घट जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उसका आयाम बढ़ जाता है तथा उसकी उत्पादित ध्वनि की तारत्व और प्रबलता दोनों घट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देख लिया इसका पार्ट 1। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2।
तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।